नमस्कार। देखिए, भारत के कृषि कहानी में ना एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। एक तरफ हरित क्रांति हुई। पिछले 50 सालों में हमारा अनाज उत्पादन आप देखिए लगभग 4.25 गुना बढ़ गया। हम आत्मनिर्भर हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन फिर दूसरा पहलू देखिए, किसानों की आय कम है। 2011-12 के आंकड़े बताते हैं कि 20% से ज्यादा किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। और गांवों में संकट की बातें वो आज भी हम सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये विरोधाभास मतलब ये सालों से चर्चा का विषय रहा है। कृषि में सुधार की बात तो बहुत पुरानी है, दशकों से चल रही है। सही। पर हाँ, ये भी सच है कि 1991 के जो बड़े आर्थिक सुधार हुए, उनमें कृषि पर सीधा सीधा ध्यान वो कमी था। और अभी हाल में वो जो 3 कृषि कानून आए और फिर वापस भी हो गए। हाँ, उनसे तो ये बहस और भी तेज हो गई। तो आज हम इसी पूरी थोड़ी उलझी हुई तस्वीर को स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय कृषि की असली चुनौतियां क्या हैं, क्या समाधान सोचे जा रहे हैं, और खासकर किसानों की आमदनी और इस पूरे सेक्टर के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। चलिए इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। हाँ। तो जैसा आपने कहा, सुधारों की बात चल रही है, और अब जब देश खाने पीने के मामले में मतलब सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो फोकस किसानों की आय दोगुनी करने जैसे लक्ष्यों पर आ गया है। हाँ, ये लक्ष्य घोषित तो किया गया है जी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। पर हकीकत ये है, और स्रोत भी यही बताते हैं, कि पिछले दशकों में किसानों की जो वास्तविक आय वृद्धि दर है वो सालाना करीब 3.6% के आसपास ही रही है। अच्छा। हाँ, सिर्फ 3.6%। हाँ, मतलब ये कृषि की जो जीडीपी वृद्धि दर है लगभग उसी के बराबर है। कोई ऐसी बड़ी उछाल नहीं है जिसकी उम्मीद या शायद बात की जा रही थी। हाँ। ये तो आय दोगुनी करने के लक्ष्य से काफी कम लगता है। तो फिर दिक्कतें कहाँ हैं? स्रोत क्या बताते हैं? शायद खेत से ही शुरू करें। उत्पादकता का क्या हाल है? हाँ, खेत से शुरू करते हैं। देखिए, एक बड़ी दिक्कत है हमारी कृषि की कम दक्षता और उत्पादकता। गेहूं को अगर छोड़ दें तो कई दूसरी फसलों में हम दुनिया के औसत से पीछे हैं। फिर उर्वरकों का इस्तेमाल देखिए। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश का संतुलन बिगड़ा हुआ है। पानी का इस्तेमाल वो भी बहुत अकुशल है, खासकर ये जो बाढ़ सिंचाई का तरीका है। अच्छा। नहरें बनी, पैसा लगा, पर जितनी सिंचाई क्षमता बनी उसका पूरा उपयोग ही नहीं हो पा रहा। और जो नई तकनीकें हैं जैसे प्रिसिजन फार्मिंग मतलब खेत के हर छोटे हिस्से की जरूरत के हिसाब से खाद पानी देना, उसे अपनाने में भी हम कह सकते हैं काफी धीमे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई खेत की बात, पैदावार की दिक्कतें। लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है, बाजार पहुंचती है, तब क्या होता है? वहां भी तो मुश्किल है ना? बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चुनौती है, बाजार की विफलताएं। जो एपीएमसी मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, हाँ। वहां कई दिक्कतें हैं। कुछ लोगों का एकाधिकार है, कंपटीशन कम है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो अपर्याप्त है। तो इसका नतीजा ये कि किसानों को अक्सर अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। और एमएसपी की जो बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, हाँ, उसका लाभ तो जैसा स्रोत बताते हैं असल में 10% से भी कम किसानों तक ही पहुंच पाता है। ज्यादातर किसानों को तो मिलता ही नहीं। सिर्फ 10% से कम? ये तो बहुत कम है। और क्या चुनौतियां दिखती हैं? जमीन, पानी जैसे संसाधनों पर भी तो दबाव होगा। हाँ, ये तीसरा अहम मुद्दा है, संसाधनों पर बढ़ता दबाव। पानी का बेहिसाब इस्तेमाल हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली मुफ्त है या बहुत सस्ती है। नतीजा, भूजल स्तर गिर रहा है। देश के करीब 36% ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में है। मतलब जितना पानी जमीन में वापस जाता है उससे कहीं ज्यादा निकाला जा रहा है। ये तो चिंताजनक है। और फिर फसलें भी देखिए, पानी की ज्यादा जरूरत वाली फसलें जैसे पंजाब में धान, महाराष्ट्र में गन्ना, इनका चलन बढ़ा है। इससे पानी पर दबाव और बढ़ता है, मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। ये एक तरह से नीतियों का अनपेक्षित परिणाम कह सकते हैं। और किसान खुद, खासकर छोटे किसान जिनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत में देखिए 86% किसान छोटे या सीमांत हैं, मतलब जिनके पास बहुत कम जमीन है। 86%? जी। और एक और दिलचस्प बात जो नाबार्ड की सर्वे से पता चलती है, 2015-16 का सर्वे था शायद, वो ये कि इन कृषि परिवारों की कुल आय का औसतन सिर्फ 43% ही खेती और पशुधन से आता है। सिर्फ 43%? तो बाकी कहाँ से? बाकी का करीब 34% मजदूरी से आता है और 16% नौकरी या वेतन से। इसका मतलब यह है कि उनके लिए गैर कृषि आय
कितनी जरूरी हैं। वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। ये तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। अच्छा, तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए ही सुधारों की बात होती होगी। जैसे वो निरस्त कानून थे, उनका क्या मकसद था? हाँ, उन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए वो सुधार लाए गए थे। जैसे बाजार उदारीकरण की बात थी। मकसद ये था कि किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कंपनियों के साथ सीधा अनुबंध करके खेती करना, उसे आसान बनाया जाए। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो कुछ ज़रूरी चीज़ों के भंडारण पर सीमा लगाता है, उसमें ढील दी जाए ताकि निजी निवेश बढ़े, खासकर स्टोरेज और कोल्ड चेन में, और कीमतों में स्थिरता आए। लेकिन इन प्रस्तावों पर काफी चिंताएं भी थीं और बड़ा विरोध भी हुआ था। स्रोत बताते हैं कि किसानों के कुछ समूहों को डर था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एक बड़ा डर था कि बड़ी कंपनियां, जैसे जियो का भी नाम आया था, वो खेती पर कब्जा कर लेंगी। छोटे किसानों का क्या होगा? एपीएमसी मंडियां कमजोर हो जाएंगी। बिहार का उदाहरण भी दिया गया कि वहां एपीएमसी हटाने से कोई खास निजी निवेश नहीं आया। सही है। हम यहां सिर्फ स्रोतों में दर्ज चिंताओं का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। और एमएसपी पर तो बहस अब भी चल रही है। एक तरफ मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बना दिया जाए। हाँ, ये मांग तो बहुत मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि अगर एमएसपी बाजार भाव से बहुत ज्यादा हुआ तो प्राइवेट खरीदार क्यों खरीदेंगे? इससे बाजार बिगड़ेगा और किसान शायद दूसरी जरूरी फसलें उगाने से हिचकेंगे। तो क्या कोई और विकल्प है? हाँ, कुछ विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। मतलब अगर बाजार भाव एमएसपी से कम है तो सरकार किसान को वो जो अंतर है उसका सीधा भुगतान कर दे। अच्छा, एक और बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है सब्सिडी सुधार की। हाँ, इनपुट सब्सिडी। उसकी जगह किसानों को सीधे कैश दे दिया जाए, डीबीटी, जैसे पीएम किसान योजना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विचार है जिस पर बहस चल रही है। तर्क ये है कि सीधे पैसे देने से, मतलब डीबीटी से, बर्बादी कम होगी। किसान पानी और बिजली का सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे, उर्वरक सही मात्रा में डालेंगे, और ये ज्यादा न्याय संगत भी होगा क्योंकि पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना तो बहुत ही जरूरी है। कृषि रिसर्च में और निवेश करना होगा। नई तकनीकें जैसे बायोटेक फसलें हैं, प्रिसिजन फार्मिंग है, इन्हें अपनाना होगा। एग्री स्टैक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है। और सबसे जरूरी, बेहतर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज चेन। फसल कटाई के बाद का नुकसान बहुत होता है हमारे यहाँ। और जाहिर है जमीन और पानी का प्रबंध, वो भी अहम है। बिल्कुल। भूमि पट्टा कानून, मतलब लैंड लीजिंग लॉज, उनमें सुधार की बात होती है ताकि जमीन किराए पर देना और लेना आसान हो। पानी बचाने वाली तकनीकें, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, इनको और बढ़ावा देना, और ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगता हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी जटिल है। हाँ, बहुत जटिल। भारतीय कृषि एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ हमें कई चीजों में संतुलन साधना है। खाद्य सुरक्षा भी चाहिए, किसानों का कल्याण भी हो, उपभोक्ताओं के लिए दाम भी ठीक रहें, और पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इन सब के बीच सही संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बात तो साफ है कि भले ही वो 3 कानून विवादास्पद रहे हों या वापस ले लिए गए हों, कृषि सेक्टर की जो गहरी समस्याएं हैं, जो संरचनात्मक चुनौतियां, वो तो जस की तस बनी हुई हैं और गहरे सुधारों की जरूरत अभी भी है। ये बात हमारे स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं। बिल्कुल। और शायद अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि भारत अपनी खेती के लिए आखिर चाहता क्या है? भविष्य कैसा हो? क्या नीतियां सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ही केंद्रित रहेंगी, या वो किसानों को वाकई एक उद्यमी के रूप में सशक्त बनाने और उनकी आय सचमुच बढ़ाने पर ध्यान देंगी, जैसा कुछ स्रोतों में इशारा किया गया है? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।